हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका मेरे चैनल यूपी स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ डीलेट फोर्थ सेमेस्टर के 2018 में जो पेपर आया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जितने भी यहाँ पे मैं थ्योरी के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ या फिर जो मैं समझाऊँगा आपको, जो पढ़ाऊँगा, वो सारे ही डीलेट 2018 के फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में आप देखने को आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और डोंट मिस इट। और आप वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपका जो आने वाला पेपर है वो बहुत ही अच्छा हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फ्रेंड्स आप चाहता हूँ कि आप लोग जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, 2018 में एक क्वेश्चन आया था, आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें पूछा गया था आतंकवाद के बारे में लघु में, यानी कि 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आया था आतंकवाद में। और बहुत से लोगों ने क्या किया था, कुछ भी ऊट पटांग चीज़ें लिख दी थी जिसकी वजह से उनके नंबर काफ़ी कटे थे। तो फ्रेंड्स, हमें ये नहीं करना है, हमें प्रॉपरली इस टॉपिक को समझना है कि आतंकवाद होता क्या है और उसी भाषा में अपने एग्ज़ाम में जाकर लिखना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने वाला हूँ ये आतंकवाद टेररिज्म का मूल अर्थ क्या होता है, और वो बहुत ही शॉर्ट में बताऊँगा मैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आतंकवाद होता क्या है आप सभी जानते हैं। टेररिज्म इसका जो इंग्लिश में अर्थ होता है। तो आतंकवाद है क्या? आतंकवाद जो होता है बहुत ही निरपराध लोगों तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाला होता है। मतलब आतंकवाद से क्या होता है, जो लोग बेगुनाह जो होते हैं वो आतंकवाद के शिकार बनते हैं। और आज एक प्रमुख माध्यम बन गया है आतंकवाद, क्या संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को भी जान से मारने के लिए आतंकवाद एक प्रमुख क्या बन गया है, आतंकवादियों का साधन बन गया। आतंकवाद शब्द का सर्वप्रथम कहाँ उपयोग हुआ? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स एक जगह है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेंशन कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे। और 1931 में जो ब्रसेल्स में सम्मेलन हुआ था, 1931 में जो ब्रसेल्स में सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या था, आतंकवाद शब्द का नींव रखी गई थी। मतलब उसमें सर्वप्रथम आतंकवाद शब्द का निर्माण हुआ था इन सारी चीज़ों के लिए जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं। और आतंकवाद से अभिप्राय क्या है? मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला। जो आतंकवाद क्या होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बहुत सारी चीज़ों की हानि होती है, संपत्ति की हानि होती है, मानव स्वास्थ्य को हानि होती है, मानव को हानि होती है, बहुत सारी चीज़ों की उसमें हानि होती है। और ये जानबूझकर भी किया जा सकता है और भय का वातावरण उत्पन्न करने के लिए भी ये चीज़ें की जाती हैं। और हमारे भारत देश इसका जीता जागता उदाहरण। और सबसे पहले भारत में 1980 के दशक में क्या हुआ था, 1980 के दशक में भारत आतंकवाद से ग्रसित रहा था। भारत में सर्वप्रथम पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में आतंकवाद सर्वप्रथम शुरू हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे आतंकवाद की जड़ें कहाँ पहुँच गईं? जम्मू कश्मीर तक ये जड़ें पहुँच गईं। इसलिए भारत में आतंकवाद हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहा है। और देश के किसी न किसी भाग में आतंकवादी की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे मुंबई में बम विस्फोट हुआ था, अक्षरधाम में गुजरात पर आतंकी हमले हुए थे। तो ये सब इसके नए नए उदाहरण हैं जो हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। और असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में क्या होता है, आतंकवाद नक्सलवाद से अभी भी वो चीज़ क्या हो रही है, अभी भी ये सब जो राज्य हैं, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीज़ें आतंकवाद से परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, आतंकवाद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, आतंकवाद के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम आतंकवाद के बारे में लिख रहे हैं तो हमें पूरा उसको लिखना पड़ेगा। आतंकवाद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं आतंकवाद के, कि भय का जो माहौल है, भय का वातावरण उत्पन्न करना, इसके पीछे सबसे बड़ा वो होता है, लक्ष्य होता है। और ये लक्ष्य क्या होता है? राजनीतिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? व्यक्तिगत भी हो सकता है। मतलब अपने फ़ायदे के लिए भी कुछ लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। उसी तरह आतंकवाद में ऐसे बर्बर हिंसक तरीक़ों को अपनाया जाता है जिन्हें आज के सभ्य मानवतावादी समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और एक मतलब आतंकवाद क्या होता है, बहुत तरीके के संगठन
उसको अंजाम देते हैं। जैसे कि स्वतंत्रतावादी समूह, कुछ लोग आतंकवादी घटना इसलिए करते हैं ताकि उन्हें लगता है कि वो लोग क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में वो लोग आज़ाद होने की बात करके ये सारे कांड करते हैं। और अलगाववादी संगठन बना लेते हैं अपना, ये सारे काम करते हैं। कुछ धार्मिक तरीके से भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि दो धर्म को आपस में लड़ा सकें। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आतंकवाद में। और उपनिवेशों की समाप्ति की प्रक्रिया में अनेक छोटे बड़े राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त करते चले गए। इन राष्ट्रों में कुछ अपनी विशेष जातीयता एवं धार्मिक समूह की पहचान के लिए अलग से राष्ट्रों की मांग करने लगे हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं जैसे हमारा भारत पहले एक था, फिर 1947 में पाकिस्तान बन गया। क्यों? क्योंकि उनको अलग देश चाहिए था। तो इस तरीके जो लोग होते हैं, जैसे अलकायदा हो गया, ISI हो गया, रेड आर्मी हो गया, लिट्टे हमास हो गए, ये सब क्या है, छोटे छोटे समूह हैं जो मिलजुल कर क्या करते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये एक नारा देते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। इसके पीछे ये लोग ये सब गंदा काम करते हैं फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे प्रॉपरली ढंग से लिख लोगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ उपाय भी होते हैं जिससे हम आतंकवाद को रोक सकते हैं। आतंकवाद को बढ़ने में क्या कर सकते हैं, उसको रोक लगा सकते हैं। क्या क्या? पहले तो सबसे पहले हमें एक होना होगा और राष्ट्र की भावना है, राष्ट्र भावना है, अपने राष्ट्रीयता की भावना है, उसको आगे बढ़ाना होगा। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा ताकि वो अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और ये जो आतंकवादी संगठन होते हैं, अलग अलग तरीके के संगठन होते हैं, उनको भी हमें यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा। उससे क्या होगा, हम आतंकवादी जो बनना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे आतंकवाद का संपूर्ण नाश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इतना सब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना मैं बता रहा हूँ उसको शॉर्ट में आप पुट ऑन कर सकते हैं और सारी चीज़ें लिख सकते हैं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था 2018 में कि पंचशील के सिद्धांत क्या होते हैं। अब हमें ये पंचशील के सिद्धांत पहले पता होंगे तभी तो हम लिख पाएंगे। तो इसको किस तरह हमें लिखना था, पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन जो था 29 अप्रैल, ये जो डेट यहाँ पे लिखी है उसको आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिए। कहीं पे भी आए तो आप ये इसे लिख सकते हो। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया, 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। क्योंकि चीन चाहता था या जानता था कि तिब्बत मेरा, और भारत लोग क्या कहते थे कि तिब्बत हमारा है। तो इसमें क्या हुआ, एक समझौता हुआ चीन और भारत के बीच में, पंचशील का सिद्धांत इसे ही हम कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन, सर्वप्रथम प्रतिपादन यानी कि इसका नाम कहाँ से आया, 29 अप्रैल 1954 को एक जो चीन और भारत के बीच समझौता हुआ था उससे आया यहाँ पे। और 20 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय फ्रेंड्स, चाउ एन लाई, ये कौन थे, चीन के प्रधानमंत्री थे। तथा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील में अपने विश्वास को दोहराया कि तिब्बत जो है वो स्वतंत्र रहेगा, वो ना चीन का रहेगा ना ही भारत का रहेगा। इसके उपरांत एशिया के प्रायः सभी देशों ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। और आगे क्या हुआ, अप्रैल 1955 में बांडुक सम्मेलन में पंचशील के इन सिद्धांतों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। मतलब जो बांडुक सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ था, विश्व के अधिसंख्य राष्ट्रों ने पंचशील सिद्धांत को मान्यता दी और उसमें आस्था प्रकट की कि जो पंचशील का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको क्या होता है, उसको मान्यता दे दी गई उसमें बांडुक सम्मेलन में। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निसंदेह आदर्श भूमिका का निर्वाह करते हैं। पंचशील के सिद्धांत आपसी विश्वासों के सिद्धांत हैं। पंडित नेहरू ने स्पष्ट कहा है, यदि इन सिद्धांतों को सभी देश मान्यता दें तो क्या हो सकता है, तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पंचशील सिद्धांत, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पंचशील के सिद्धांत है क्या, ये हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है यहाँ पे। तो पंचशील के 5 सिद्धांत का प्रतिपालन भी भारत की शांति प्रक्रिया का द्योतक है। मतलब जो पंचशील के सिद्धांत है उसको भारत ने अच्छी तरीके से मान लिया था। 1954 के बाद
भारत की विदेश नीति को पंचशील के सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। मतलब भारत ने अपनी कई नीतियां भी इसको पंचशील सिद्धांतों को लेकर बना दी, तो उससे क्या हुआ, एक नई दिशा भारत को मिल सकी। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति के लिए होते हैं, उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांत द्वारा राष्ट्र के लिए दूसरे के साथ आचरण के संबंध निश्चित किए गए हैं। पंचशील सिद्धांत है क्या, मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसे कार्य करेगा, किस हिसाब से कार्य करेगा, तो उसमें पंचशील सिद्धांत उसी की बात करते हैं। और ये बेसिकली हैं सिद्धांत कौन कौन से। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। मतलब कभी भी एक दूसरे राष्ट्र पे हम लोग अटैक नहीं करेंगे और एक दूसरे को पारस्परिक सम्मान देंगे, चाहे हमारा राष्ट्र कैसा हो, बड़ा हो या छोटा। सेकेंड पॉइंट क्या है, अनुक्रमण या एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। अगर हमारा कोई राष्ट्र किसी प्रॉब्लम से ग्रसित है तो हम उसको क्या करेंगे, उस पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। अगर कोई राष्ट्र मतलब हम किसी के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे, ये चीज़ थी। समानता एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना। हम अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए दूसरे के अस्तित्व को ख़त्म नहीं करेंगे। बेसिकली 5 पंचशील सिद्धांत पे यही मेंशन किया गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये 2 नंबर में आएगा, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये 2 मार्क्स पूरे गेन कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और कई बार डीएलएड 4th सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन पेपर में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 2018 में ये भी आया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूएनओ शॉर्ट में बोलते हैं, तो उसमें भारत के भारत ने कौन कौन से शांति के लिए प्रयास किए थे, एफर्ट्स डाले थे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर में ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आया था आपका, 2 मार्क का ये क्वेश्चन था। और बेसिकली बहुत लोगों ने इसे सही नहीं लिखा था, तो मैं आपको ये बताऊंगा शॉर्ट में, ताकि आप इसे अच्छे से लिख सकें। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन कहाँ पे, अमेरिका में है, 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यानी कि वो हमारा जो भारत देश था वो 1 नवंबर 1942 को क्या था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य बन गया था, तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबका सदस्य बना था भारत हमारा 1 जनवरी 1942। ये इम्पोर्टेंट है हमारा टाइम। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता था और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने तथा संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी हमारे भारत देश ने दिया है। ये सब हमारे भारत देश की क्या थी, उपलब्धि, जो हमने संयुक्त राष्ट्र में 1 जनवरी 1942 को जब घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तो हमने ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड की। और भारत ने कौन कौन से शांति प्रयास किए थे फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने क्या क्या प्रयास किए थे वो भी हमारे लिए पढ़ना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या भारत ने प्रयास किए थे शांति स्थापित करने के लिए पूरे विश्व में। स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में माना। एक जो स्वतंत्र भारत ने संयुक्त राष्ट्र मतलब एक जो यूनाइटेड नेशन जो राष्ट्रों का संघ है उसको क्या माना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बहुत ही अहम माना। भारत संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंग भेद के विरुद्ध संघर्ष के अशांत दौर में सबसे आगे रहा। जितने भी उपनिवेशवाद और रंग भेद जैसे टॉपिक उठे संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें भारत ने इसका
पूर्ण समर्थन किया। भारत औपनिवेशिक देशों और कौमों को आज़ादी दिए जाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 का सह प्रयोजक था, जो उपनिवेशवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने की आवश्यकता की घोषणा करती थी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा भारत था वो छोटे देशों और छोटे छोटे समूहों के आज़ादी के लिए इसने पक्ष भी रखे हैं कई बार संयुक्त राष्ट्र में, और हमेशा समर्थन दिया है ताकि सभी को आज़ादी मिल सके। आगे यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे, भारत दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में से था। जो दक्षिण अफ्रीका में काले लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो उनके नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध था भारत हमारा, और मुखर आलोचकों में से था। उसने पूर्ण तरीके से दक्षिण अफ्रीका के लोगों को समर्थन दिया हुआ था। वस्तुतः भारत संयुक्त राष्ट्र 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था। ये सबसे अहम है दोस्तों, जो हमारा भारत देश था 1946 में, जो वहाँ पे नस्लीय भेदभाव पल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, उसको रोकने के लिए सर्वप्रथम किसने आवाज़ उठाई? भारत देश ने उठाई 1946 में। ये अहम पॉइंट है इसका। जब 1965 में सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन पारित किया गया, तो भारत सबसे पहले हस्ताक्षर करने वालों में शामिल था। भारत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए ताकि वो सबसे आगे था इन सब नस्लीय भेदभाव को ख़त्म करने में, और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के साथ में वो खड़ा था। तब उतना उसका दक्षिण अफ्रीका का प्रभुत्व नहीं था। भारत ने अपने इस आदर्श को स्वयं पर लागू करते हुए 1947 में कश्मीर विवाद को संघ की सुरक्षा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया, और 1965 में भी संघ द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम को स्वीकार कर लिया। जो 1947 में कश्मीर विवाद को संघ में उसने रखा, मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने मुद्दा रखा उसमें, और 1965 में भी जो संघ द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो भी निर्णय लिया गया उसको स्वीकार कर लिया भारत ने। तो फ्रेंड्स, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, आपको मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं। तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको क्या होगा, पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे और आपका कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जनगणना का भी एक क्वेश्चन आया था 2018 में डीलेट 4 सेमेस्टर में। 2018 के पेपर आप जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जनगणना के क्वेश्चन कूट कूट के भरे मिलेंगे। तो इस टॉपिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे हम ज़रूर से ज़रूर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जनगणना होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं जनगणना का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ जनगणना, यानी कि सेंसस। तो जनगणना का आधार जनसंख्या की संरचना है। मतलब आज के ज़माने में जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, तो किस हिसाब से वो बढ़ रही है और किन किन चीज़ों में वृद्धि हो रही है और किन किन चीज़ों में जो घट रही हैं चीज़ें, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। जनसंख्या की संरचना से अर्थ क्या है, ढांचे से, अर्थात जन की संख्या, उसकी आयु क्या है, उसका लिंग कौन सा है, जाति कौन सी, धर्म कौन सा है, भाषा क्या है, साक्षरता दर क्या है, घनत्व क्या है, व्यवसाय क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात क्या है। अनुपात मतलब रेशियो। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, जनगणना का हम अर्थ निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जनगणना का इतिहास, अगर हम इतिहास में जाएं, क्योंकि हम इतिहास सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डीलेट 4 सेमेस्टर का, तो ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा कि भैया जनगणना का इतिहास अगर आ गया तो उसमें हम क्या लिखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, जनगणना का इतिहास, इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। चीन काल से होती आ रही है। रोमन साम्राज्य में इसका प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में हुआ 1500 ईसा पूर्व। मतलब जो जनगणना कब से होती आ रही है, चीन काल से होती आ रही है, और 1500 ईसा पूर्व मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता भी है। अगर हम अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी नामक जो पुस्तक लिखी गई थी, उसमें भी जनगणना की सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, उल्लेख मिल जाएगा।
लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें लिखना होगा एग्ज़ाम में, वो ये सब कुछ भी नहीं है। हमें क्या लिखना है, खाली 1801 में इंग्लैंड में जनगणना कराई गई। सबसे पहले कहाँ कराई गई, 1801 में इंग्लैंड में कराई गई। उसके बाद ब्रिटिश जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। ब्रिटिश भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। और 1881 की अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। यानी कि 1801 में इंग्लैंड में जनगणना हुई, हमें पता है। और ब्रिटिश भारत में कब हुई, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। और 1881 की अगर बात करें तो वो लॉर्ड रिपन ने जनगणना करवाई और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल यानी कि 10 वर्ष बाद उसने कराई। जैसे 1881 में कराई, फिर 1891 में कराई। इस तरह इन्होंने, लॉर्ड रिपन ने जनगणना भारत में कराई। ये हो गया आपका जनगणना का इतिहास। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है फ्रेंड्स, वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो वो क्या है, भारत की 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। स्वतंत्र भारत की जो 2011 की हमारी जनगणना है वो 7वीं जनगणना है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे मेंशन करनी होगी, तभी हमें पूरे 2 मार्क्स वहाँ पे मिल सकेंगे। आशा करता हूँ ये टॉपिक फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसमें आता है जनगणना का महत्व। अगर हम जनगणना के महत्व की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनगणना का महत्व क्या है, अगर हम जनगणना सरकार करवाती तो क्यों करवाती है। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके जो हम डेटा एनालिसिस करते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे इन आंकड़ों के आधार पर ही सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य नागरिक सुविधाओं का क्या करती है, सृजन करती है और उसके लिए योजना बनाती है। देश में प्रति व्यक्ति औसत आय तथा वस्त्र आदि अन्य वस्तुओं का उपभोग और देश के लोगों के रहन सहन के स्तर का अनुमान भी जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। जनगणना के आधार पर ही केंद्रीय तथा राज्य सरकारें अपना सालाना बजट बनाती हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि देश में जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन दोनों में क्या अनुपात चल रहा है और किसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट था जनगणना का महत्व। ये आपका एग्जाम में आने के चांसेस पूरे हैं। तो फ्रेंड्स 2018 के पेपर में ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या बताना था। डीएलएड 4th सेमेस्टर के 2018 के पेपर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। अब भैया उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले तो आपको पता ही होने चाहिए। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। इतने ज़्यादा मेले यहाँ पे, सिर्फ मेले ही मेले दिखेंगे आपको उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में, हर जिले में, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। पहला मेला हम बात करेंगे नौचंदी मेला की। अब भैया नौचंदी मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट नौचंदी मेला जो है मेरठ में प्रति वर्ष लगता है। कहाँ लगता है नौचंदी मेला, मेरठ। नौचंदी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, मेरठ में लगता है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो यह मेला मेरठ की शान भी माना जाता है। यहाँ हजरत वाले मियाँ की दरगाह एवं नौचंदी देवी का मंदिर एक दूसरे के निकट ही स्थित है। किसकी दरगाह यहाँ पे, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, और किसकी दरगाह यहाँ पे, हजरत वाले मियाँ की दरगाह और नौचंदी देवी का मंदिर एक साथ है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है फ्रेंड्स। तो नौचंदी मेला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता का एक तरीके से प्रतीक भी इसे कह सकते हैं। दूसरा मेला देवी पाटन मेला। अब ये देवी पाटन मेला कहाँ पे है, देवी पाटन मंदिर जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर ज़िले में स्थित। आप में से काफ़ी लोग बलरामपुर के भी होंगे तो उनको अच्छे से पता होगा कि देवी पाटन मेला कहाँ पे है। देवी पाटन मेला जो है, देवी पाटन मंदिर
उत्तर प्रदेश राज्य के बलरामपुर जिले में स्थित है। यहाँ साल में 2 बार चैत्र व शारदीय नवरात्र पर विशेष उत्सव के साथ मेला लगा रहता है। और कुंभ मेला तो भाई सभी जानते हैं, जितने लोग गंगा नहा के आए हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो कुंभ मेला तो सभी जानते हैं वो प्रयागराज में और हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। मतलब 12 वर्ष में कुंभ का मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और दूसरा है अर्ध कुंभ मेला। इसके अतिरिक्त हर 6 साल बाद में अर्ध कुंभ भी होता है। 12 साल बाद में कुंभ मेला और 6 साल बाद में अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज में इसे आयोजित करती है उत्तर प्रदेश की सरकारें। और ये फ्रेंड्स इतने नेक्स्ट पे एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट और रह गया है जो आपको पढ़ना आवश्यक है। देवा शरीफ मेला, ये कहाँ है? बाराबंकी जिले का देवा मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब ये किस लिए देवा शरीफ का मेला? बाराबंकी में काफ़ी सारे लोग बाराबंकी के होंगे तो उनको पता होगा, ये मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का। आप ये भी लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल की। कहीं अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं पता होगा तो आप क्या हो सकता है, प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग प्रीवियस पेपर से आइडिया लगा सकते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये 2018 में ये पूछा गया है आपका, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। डीलेट 4th सेमेस्टर में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आगरा हो गया। आगरा में क्या क्या है? अब आगरे में प्रसिद्ध ताजमहल है जो सभी को पता होगा, और किसके लिए बनवाया गया था? मुमताज़ के लिए शाहजहाँ ने बनवाया था, ये भी सबको पता होगा। इस प्राचीन शहर में अद्भुत स्मारक कौन सी? फतेहपुर सिकरी देखने योग्य है। आगरा में फतेहपुर सिकरी जो इमारत है, स्मारक है, वो देखने योग्य। इसके अतिरिक्त शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी वहाँ पे आगरा में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जौनपुर, अब ये जौनपुर उत्तर प्रदेश का जो जौनपुर ज़िला है वो किसके लिए फेमस है? वो अटाला मस्जिद के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? अटाला मस्जिद वहाँ पे पाई जाती है। अब इलाहाबाद की बात करें। इलाहाबाद हिंदू धर्म के अनुसार एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है और यहाँ पे 3 नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित हैं। यहाँ भारद्वाज आश्रम, बड़े हनुमान मंदिर, गंगा यमुना सरस्वती संगम, ऋषभदेव तपस्थली विश्व प्रसिद्ध है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने योग्य। तो ये 3-4 चीज़ें फ्रेंड्स आप लिख देंगे तो आपको क्या होगा, आपको पूरे 2 मार्क्स वहाँ पे एग्जामिनर से मिल सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है कि अगर हमारे पास इतनी सारी उत्तर प्रदेश में सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सारे स्मारक स्थल हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने योग्य, तो उनका संरक्षण कैसे करें? अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया तो भैया कैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले किस तरह संरक्षण हम कर सकते हैं? प्राचीन विरासत तथा स्मारक स्थलों पुरावोशों का संरक्षण एवं अनुरक्षण, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। प्राचीन अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने एवं उनके वैज्ञानिक संरक्षण के लिए परामर्श देना, इस तरह भी हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, किसी भी स्थान को क्षति ना पहुँचाएं। सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी चीज़ को सिक्योर करने की, तो हम क्या होती है वो प्रिवेंशन होता है। तो हम किसी भी चीज़ को अगर हानि ना पहुँचाएं तो वो अपने आप सेफ रहेगी। और क्या क्या है? प्रयास करें कि नदियों का जल साफ एवं स्वच्छ रहे, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रयास करने लगे हैं पहले से। सांस्कृतिक विरासत की समुचित देखभाल करें। ये सारे जो मेजर्स हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स हाईलाइटेड में, ये सब अगर आप लिख देंगे तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। तो जितने भी मेरे डीलेट 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल यूपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें मेरी आने वाली वीडियो और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, और इसका अगला पार्ट मैं अपडेट करूँगा, तो वो लोग आप लोग ज़रूर देखिएगा। with